जाएगी, जैन राष्ट्र की बात शुरू हो जाएगी, पारसी राष्ट्र की बात शुरू हो जाएगी, इस्लामिक राष्ट्र की बात शुरू हो जाएगी, आदिवासी राष्ट्र की बात करना शुरू कर देंगे। ये बंटवारे की नींव डालने वाले लोग कभी देश के वफादार हो नहीं सकते। जो वफादार नहीं हो सकता है उसको क्या बोला जाता है, आप खुद बोल के बताओ। जो देश में वफादारी नहीं रखता हो वो हमेशा जो है संवैधानिक राष्ट्र की कल्पना नहीं करेगा। भारत के समाज को संवैधानिक समाज नहीं बनने देगा, उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटता रहेगा। ऐसे व्यक्ति, ऐसे संगठन, ऐसी राजनीतिक पार्टियां कभी भारत की शुभचिंतक हो नहीं सकती हैं। उनके ब्लड में डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करने की जो रणनीति है, साम दाम दंड भेद, इस संस्कृति का जो अंश हो वो भारत में कभी शुभचिंतक हो नहीं सकते। देश के प्रति वफादार कभी हो नहीं सकते। जो देश के प्रति वफादार नहीं होता है वो कभी समाज के प्रति वफादार नहीं होगा, वो कभी संस्कृति के प्रति वफादार नहीं होगा, वो कभी सामाजिक जो ताना बाना है उसके प्रति वफादार नहीं हो सकता। वो ऐसा ना वफादार आदमी कभी मैत्री नहीं कर सकता, कभी सामाजिक सद्भावना की बात नहीं कर सकता, कभी मिलत की बात नहीं कर सकता, कभी एकता यूनिटी की बात नहीं कर सकता। हमेशा तोड़ सांप्रदायिक मनोभावना की दुर्भावना में परिवर्तित करके हमेशा राष्ट्र को ही नहीं हर व्यक्ति को, हर निर्णायक इकाई को जो है प्रदूषित करने का काम करेगा। ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले लोगों को आगाह नहीं, हमें आगाह होने की जरूरत है, ताकि ये लोग, ऐसे लोग पूरे देश में दूसरे को दोषी ठहराने वाले स्वयं दोषी लोग देश का जो है कभी भी शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। जो शुभचिंतक हो नहीं सकते हैं वो आपका कभी हो नहीं सकता है, वो सद्भावना का प्यारा नहीं हो सकता है, मैत्री भावना का, बंधुत्वता का कभी वो समर्थन नहीं हो सकता है। ऐसे मोड़ पर हम लोग खड़े हैं जहाँ अंधकार दिखाई देता है, प्रकाश की किरणें नहीं है। शब्द के शब्दों से, शब्दों की शब्दावली के वो जो उसमें छुपा हुआ है एक तरह से षड्यंत्र है, उसको समझने की जरूरत है। इसलिए आज हम लोग इस विचार गोष्ठी में एक संकल्प करें कि हमें दुश्मन के शब्दों के षड्यंत्र को समझना है। जैसे एक उदाहरण देंगे तो समझ में आ जाएगी बात में, इतनी भूमिका क्यों बनी। बिहार में एक जगह है जहां भगवान तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस जगह का नाम क्या है? बोध गया। जोर से बताइए। उस जगह का नाम है बोध गया। जहां तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका नामकरण किया गया, नाम दिया गया है बोध गया। अब सहसा प्रश्न पूछना, शब्दों के शब्द को मैं संकेत कर दूंगा, आपको ट्यूबलाइट, मेरा भी ट्यूबलाइट जल जाएगा, आपका भी जल जाएगा। नहीं तो नहीं जल जाएगा, अभी जला देता हूँ मैं, अपना भी आपका भी। अब ये बताइए कि गया में तथागत गौतम बुद्ध को बोध आया था कि बोध गया था? वहां बोध उनको हुआ था, बोध आया था कि बोध गया था? आया था। तो बोध गया कैसे हो गया? बोध जो प्रज्ञा, विवेक, विजडम, ज्ञान वहां आया, गया तो नहीं था। संस्कृति का सब्स्टिट्यूशन ऐसे एक सोवियत रूस विद्वान था, जर्मनी में रहा ज्यादा दिन तक, मेलिनोव्स्की, उसकी एक किताब है प्रिमिटिव कल्चर, द प्रिमिटिव कल्चर। वो कहता था देयर इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ कल्चर। संस्कृतियां कैसे विस्थापित हो जाती हैं, कब जो है कृष्ण श्री कृष्ण हो जाते हैं यादव वंश को पता नहीं। सूरसेन प्रदेश के राजा वासुदेव के पुत्र पहली बार सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई में, पहली बार भारत के संस्कृति, पहली बार। और भारत का सूरसेन प्रदेश दिल्ली से लेकर पाकिस्तान और पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान
पूरा का पूरा जो सौरसेन प्रदेश था उसका एकमात्र राजा, एकमात्र जो क्षत्र कृष्ण, जिसकी राजधानी द्वारका, क्योंकि गुरिल्ला वार प्रथम जो है जननायक महापुरुष कृष्ण। ऋग्वेद में आप 6 श्लोक इंद्र कहता है कि ये कृष्ण से लड़ना बड़ा था, इसके युद्ध की कला में मैं कभी इनको पराजित नहीं करता, इसलिए मैं छल बल दल ये सारा तरीका अपनाऊंगा तब इसको। और बार बार आता है कि इसके बावजूद भी जो जीत जाता है उससे बड़ा योद्धा करता है। उसी कृष्ण को जो बाद में मथुरा में जो है श्री कृष्ण कहा गया, उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है कि एक कहते हैं कि एक नाचने वाली राधा, और उसके बाद ये फिर वो रासलीला, अभी सब चीजें बहनों के साथ रासलीला, रात में 365 60 रानियां, ये सब कहानी सब बनता गया। जो भी पता चला, रिसर्च करिए, मैं अपने बनारस का प्रचारणी सभा है, नागरिक प्रचारणी सभा, उसकी किताब है विश्व हिंदू कोश, उसमें 8-10 बाल मालूम में है, हमारी लाइब्रेरी में इलाहाबाद में रखा हुआ है, लाइब्रेरी का मैंने गिरास भी रखा हुआ है। रिसर्च करने वाले लोगों ने थोड़ी जानकारी दिखाई, ये मथुरा के भी काल्पनिक जो श्री कृष्ण हैं, श्री लगा के कृष्ण का भागवत कथा, भागवत से सारा जो जोड़ा गया है उसमें अश्लीलता इतनी भर गई है, किसी आप पढ़ेंगे तो लगे कि यूरोजिका जैसे कहते हैं ना, वो उसमें लिखा हुआ है सुंदर सुंदर गाल, ऐसी सी जंघा, ये सारी चीज ऐसे ऐसे लिखा गया। कभी किसी भगवान का ऐसा चरित्र नहीं हो सकता, भगवान की अर्धांगिनी का या साथी का ये चरित्र नहीं हो सकता है, ऐसा वर्णन करता है। और कृष्ण का जो है एक तरह से मॉडर्न जिसे कहते हैं वो कर दिया गया, पता ही नहीं चला कि कृष्ण जो कैसे समाज के नेता थे और सबसे प्रदेश के महायोद्धा हुआ करते थे, वो परंपरा समाप्त हो गई। विष्णु पुराण के 36वें और 37वें अध्याय में आप जरा पढ़ लेना है, मेरे पास कॉपी मैंने दिखाया है, लिखा हुआ है कि यादव जो आतंकवादी होते हैं, उससे कहते हैं कि भाई इनको समाप्त करो नहीं तो पृथ्वी के सबसे बड़े बोझ। ये बात क्यों मैंने कही है? बुरा लगने के लिए नहीं, अच्छा लगने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि आपका दुश्मन सांस्कृतिक सब्स्टिट्यूशन करता है, अपदस्थ करता है, रिप्लेसमेंट। एक जो संस्कृति होती है वो स्थायी संस्कृति को समाप्त करके जो है आपके लोगों की संस्कृति को समाप्त करके अपनी संस्कृति उसका लाभ देता है। और मकान आपका था, नेम प्लेट हमारा लगा, कुछ दिन के बाद दस्तावेज भी चेंज हो गया, आप मकान मालिक से जो है मकान के नौकर हो गए, नौकर के बाद जो है दलित हो गए, दलित के बाद अछूत हो गए, ये पता ही नहीं चला। और लोग कहते हैं कि शूद्रों का तो बढ़िया था, अंतर्जेबुस का अछूतों का तो बड़ा नीचे था। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हिंदू धर्मशास्त्र और जितनी किताबें हैं, अछूतों को गाली नहीं, सब के सब जो गाली दी गई हैं, मनुस्मृति से लेकर जो आपस में चाहे बौधायन पढ़ लीजिए, गौतमा पढ़ लीजिए, पारसेर स्मृति पढ़ लीजिए, शुक्ल तुषार पढ़ लीजिए, हमारे पास सारे के सारे 16 ग्रंथ हमारे पास है, मैंने खरीदा है, मेहनत करके इकट्ठा किया है, कुछ आउट ऑफ प्रिंट थे तो लाइब्रेरी से इशू करवाए, सब मैंने रखा। मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ शूद्रों को गाली दिया गया, जिसको आज बैकवर्ड कम्युनिटी कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है, क्योंकि जो अंतर्जेबुस से फोल्ड से बाहर, जिसको गाली दिया गया, जिसको शिक्षा से वंचित किया गया, शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, जिसको पार्जन का बढ़िया साधन छीन लिया गया है, जिसको जो है हर तरह से जो है एक तरह से सताया दबाया गया है, यहाँ तक लिख दिया गया है कि किसी शूद्र के पास धन दौलत रखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का तो आप ज्यादा जानते हैं। वो सारी चीजें जो लिखी गई शूद्र समुदाय को, जिसको बैकवर्ड कम्युनिटीज आज कहा जाता है, ओबीसी आज कहा जाता है, वो सबसे अधिक जो है इस व्यवस्था का जिसको हम संकेत कर रहे हैं उसको लादा हुआ है, उसका पोषक पालक है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं, उसके सर पे ढो रहा है। सर पे ढोने वाले लोग है अपने को जब कहते हैं कि हम आजाद हैं, तो मेरी आत्मा को शब्द नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा मन, मेरी चेतना, मेरा बौद्धिक जो है वो लगता है कि निराश हो जाता है। गुलाम अभी भी अपने को गुलामी का एहसास नहीं कर पा रहा है कि जो ग्रंथ
उसको गुलामी के मार्ग पे ले गए, उसको तो पूजता है। और जो ग्रंथ उसको आजादी का मार्ग दिया है, उसको जो है वो देखता नहीं, छूता नहीं, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, सर पे नहीं लेता है। ये हमारी बेबसी नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है, हमारी मूर्खता है। फिर हम अपने संसद को कैसे कहें कि हमारा संसद जो है प्रबुद्ध लोगों का संसद है? हम कैसे कहें कि हमारा संसद जो है विवेकशील लोगों का संसद है? वह कैसे कहूं कि हमारा समाज जो है ये प्रबुद्ध है, विवेकशील है और जागृत है? बाबा साहेब कहते हैं पृष्ठ 48 पर कि उदासीनता हमारे समाज का वह सबसे पीड़ित करने वाला है, सबसे दुखद। अब उदासीन समाज जो है न संविधान की मूल भावना को जानता है, न इतिहास को जानता है, न अपने पुरखों के इतिहास को जानता है, पुरखों के आदेशों को नहीं जानता है। तो डॉक्टर विक्रम को ये कहना नहीं पड़ता कि ललई सिंह यादव के जन्म जयंती क्यों नहीं मनाते हो, क्यों और महापुरुषों को तुम मनाते हो? आदरणीय जनेश्वर मिश्र पार्क बना सकते हो, लेकिन ललई सिंह यादव के नाम से पार्क नहीं बना सकते हो। और जिस महापुरुष ने बाबा साहेब की विचारधारा को साबित करने का काम किया, रामस्वरूप वर्मा का जो है कितने लोग जन्म जयंती मनाते हैं, मुट्ठी भर लोग मनाते हैं, और वो भी एक दिन मनाते हैं, और वो भी अपने को हाईलाइट करने के लिए मनाते हैं। रामस्वरूप वर्मा को हाईलाइट करने के लिए नहीं मनाते हैं, बल्कि मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, उल्हार के लिए, अपने को हाईलाइट करने के लिए मनाते हैं। ऐसे में हम भौतिक बेईमानी के शिकार लोग जो है शासक कैसे बन सकते हैं? ये प्रश्न सदन में छोड़ के जा रहा हूँ। ये शासक बनने का संकल्प लो, तब तो तालियां बजाओ, और नहीं कि घरों पर जाकर दासी बजाओ। मेरे साथियों, तीसरी बात, जब महापुरुष जिसको विश्व याद करता है वो कोई न कोई काम करता है, कोई आदेश दे, कोई चीज दे, हम उन आदेशों का पालन नहीं करते, उन लक्ष्यों का पालन नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि जो समाज, जो व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, चाहे सामाजिक लक्ष्य हो, आर्थिक लक्ष्य हो, राजनीतिक लक्ष्य हो या धार्मिक लक्ष्य, चाहे कोई भी लक्ष्य हो, एम्स ऑब्जेक्टिव, जो व्यक्ति, जो समाज अपना स्वयं का कोई सामाजिक या धार्मिक लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, उस समाज या व्यक्ति दूसरे के लक्ष्यों के मुताबिक, दूसरों के उद्देश्यों के मुताबिक करता है। गुलामी का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्वयं का लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, जो समाज स्वयं का लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, वो दूसरे के लक्ष्यों के मुताबिक काम करता है। उसका सबसे बड़ा जीता जागा उदाहरण इलाहाबाद प्रयागराज है। जब कांवड़ यात्रा में SC ST और OBC के लड़के, नौजवान और उम्र के थोड़ा और मैच्योर लोग लंबी लाइन लगा के इलाहाबाद से जब काशी विश्वनाथ बनारस की तरफ जाते हैं, तब ये पता चलता है कि इस समाज जो है गुलामी में कितना जकड़ा हुआ है। और ये व्यक्ति अपने उद्देश्य के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, ये दूसरे के लक्ष्य के मुताबिक काम कर रहा है। और जो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, कि दूसरे के लक्ष्य के मुताबिक काम करता है, दूसरे के उद्देश्यों के मुताबिक काम करता है, वो कभी भी अपना सामूहिक निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा। और जो समाज और व्यक्ति सामूहिक निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा, उसमें कभी भी डेमोक्रेटिक चरित्र, लोकतांत्रिक चरित्र विकसित ही नहीं हो सकता है। तो वो हमेशा वन मैन शो, वन वुमेन शो, हमें सब कुछ है, इस मानसिकता का शिकार होगा। और ऐसा व्यक्ति राजनेता हो या समाज नेता हो या धर्म नेता हो, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए जो है, वो सबसे अधिक है घातक होगा, घातक
होगा वो मेरे सारे लोग मेरे संगीत को आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, जरूरी है रिपीट करना कि जब व्यक्ति सामूहिक निर्णय लेने में दिलचस्पी नहीं लेता है, वो सामूहिक निर्णय नहीं लेता है, उसका समाज भी जो है सामूहिक निर्णय नहीं लेता है, तब उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक लीडरशिप का अभाव हो जाता है। और जब लोकतांत्रिक लीडरशिप का अभाव हो जाएगा तो वो संगठन, चाहे सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो या राजनीतिक पार्टियां हों, उसका प्रमुख जो है कभी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है। और जब डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो कभी भी जो है तो समाज का भला इसलिए नहीं कर पाएगा कि वन मैन शो, वन वुमेन शो हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है तो समाज जो है उसके मरने के बाद दिशाहीन और नेताहीन, तो दिशाहीन होगा, नेताहीन हो जाएगा, क्योंकि उस समाज को सामूहिक निर्णय लेने वाला हमने नहीं, उस व्यक्ति को सामूहिक निर्णय लेने वाला नहीं। ये एक सोच हम देना चाहते हैं अपने इस प्रबुद्ध लोगों के, अच्छे विचारशील लोगों को। मेरा यदि ये विचार आपको ठीक लगता है तो इसके समर्थन में ताली अपने लिए जरूर बजाइए, क्योंकि मुझे दूसरा तो गैप होना चाहिए ना, खिचड़ी हो गई। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण जानते हैं, क्योंकि बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर ये बताया आपने और बार बार संचालक महोदय ज्ञानंद गौतम की बहुत ज्यादा तारीफ करते, तारीफ का अनुपात नहीं है। और जो आपने मुझे सम्मान दिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो मुझे सम्मान मिला है, स्पेन में मिला, दूसरे देशों में मिला, वो सारा का सारा सम्मान जो है मैं अपने समाप्ति को जरूर रखता हूँ, लेकिन आपके गोद में चरणों में नहीं, आपके गोद में समर्पित करता हूँ, उसको कृपया स्वीकार करें। ए बच्चों शांत रहो या जाओ घर। एक नई बात पूरे विश्व में, जो मैंने अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला था कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे हैं, जब उड़ीसा नदियों का हाइड्रोलिक प्रपोजल आ रहा था, डैम बनाने का जो काम चल रहा था, उस मीटिंग को, इंजीनियर्स की मीटिंग को एड्रेस करते समय बाबा साहब ने बहुत बड़ी बात कही। नहीं बात बता, पहली बार इस जमीन पर पूरे धाराधार विश्व फलक पर भारत के सरजमीन से बाबा साहब ने पहली बार इंजीनियर्स को समझा रहे हैं, वाटर बेस्ड मिशन के माध्यम के बाद बाबा साहब इरिगेशन डिपार्टमेंट को और डैम बनाने वाले इंजीनियर्स को, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले इंजीनियर्स को, ये तीनों का जो सम्मेलन था, मीटिंग थी उड़ीसा के PWD हाउस में, तो बाबा साहेब उनको एड्रेस करते समय कह रहे हैं कि हम जो प्रोजेक्ट ले आ रहे हैं इसमें कैश क्रॉप बढ़ेगा और फूड ग्रेन के जो प्रॉब्लम है भारत में वो समाप्त। वो कहते कहते क्या बोल रहे हैं कि इरिगेशन बढ़ेगा, तो सब जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम एक्सपेंड होगा और नदियों का नेटवर्किंग होगा, ये समझा रहे हैं। उसी समझाते समझाते उनकी छठवीं लाइन जो है, मैं बता दूं, मैं तो पढ़ के जब गदगद हो गया, मैं वाइब्रेंट हो गया कि वाह बाबा साहब, ऐसा महामानव कभी पैदा नहीं होते हैं। वो क्या कहते हैं इंजीनियर्स को, You must learn that water वो वेल्थ, ये जल जो है ये संपत्ति है, धन दौलत है। पूरे विश्व में उस जमाने में कोई पैदा नहीं हुआ है जो पानी को धन दौलत कह रहा है। वाटर को बाबा साहब ने कहा कि वेल्थ, और उस समय पानी की कोई कीमत ही नहीं थी, नदी नाले भरे पड़े रहते थे, 5-10 फीट पर तो पानी आ जाता था। हमारे गाँव में तो खुदाई होती, 10 फीट भी नहीं होता तब तक पानी आ जाता था, साल भर पानी रहता था, वाटर लेवल बहुत हाई था। अब तो 100, 150, 200 तक पहुँच गया, कुछ एरिया में तो 400 फीट की उस पर भी पानी नहीं आता है। उस जमाने में जब वाटर जब बहुत ज्यादा था, फ्लड भरता था, तो वाटर तो एक समस्या थी, एक आजाब था, एक मुसीबत थी। आज भी जो ब्रह्मपुत्र नदी को जो कहा जाता है
बिहार और असम के आजाद है, ये सब आज भी कहा जाता है। उस समय बाबा साहेब ने फ्लड कंट्रोल के टाइम पे कहा था कि वाटर इज ए वेल्थ, पानी को धन संपत्ति वेल्थ कहने वाला कोई महापुरुष विश्व में कोई पैदा हुआ है, उस महापुरुष का नाम है बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. और मैंने शुरू में क्या कहा था कि स्टेट सोशलिज्म यही आर्टिकल 38 भारत के संविधान के आर्टिकल 39 कहता है कि स्टेट कम्युनिटी का जो रिसोर्सेस है, साधन जो है प्राकृतिक मिनरल्स, जमीन के नीचे हो जमीन के ऊपर हो, इन साधनों का डिस्ट्रीब्यूशन शासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इन साधनों का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करे ताकि ये कहीं एक जगह कंसंट्रेट न हो, एक जगह सामुदायिक जो संसाधन है, धन दौलत है, ये कहीं कुछ हाथों में केंद्रित न हो जाए। राज्य ऐसी व्यवस्था करे, नहीं तो ये जन कल्याण के विरुद्ध जाएगा। इट वुड बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन गुड। बाबा साहब के शब्द भारत के संविधान में है कि सरकारें इस बात को सुनिश्चित करेंगी, करनी है, उनको हिदायत दिया गया है, शासन चलाने की पद्धति दी गई है, निर्देश दिया गया है, सामाजिक उद्देश्य जो है निर्धारित किया गया है कि सरकारें सामुदायिक जो धन दौलत अवसर है, मिनरल से माइंस जितनी भी चीजें हैं, उसको कुछ हाथों में, चंद हाथों में केंद्रित न करने दे, ताकि जन कल्याण जो जनता के हित का हनन न हो जाए, इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अपॉर्चुनिटीज का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको समान अवसर मिले, सबको समान भागीदारी मिले। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 39C में कहा गया है। अब जरा सोचिए कि संविधान में ये व्यवस्था है और सरकारें भारत के संसाधनों को चंद हाथों में कंसंट्रेट करने के लिए, चंद हाथों में, चंद बिजनेस हाउसेस के हाथों में देश की अर्थव्यवस्था को देने के लिए रात दिन प्रयास कर रही हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित कर रही हैं, उनको मोटिवेट कर रही हैं कि 45 साल पहले जो दिया गया जस्टिस तलैया का जो डिसीजन है, उसको प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में चेंज किया जा रहा है, कमेंट पास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी जज जो है, महानायिका जो है नागरत्ना, उसको विरोध करती हैं कि अनवांटेड कमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायरिंग जजेस को या सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट जजेस को नहीं करना चाहिए। 45 साल पहले आर्टिकल 39B पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि स्टेट जो है किसी ने अपनी धन संपत्ति अनावश्यक बनाई है, जो कॉमन गुड के लिए, जनहित में, जनता के हित में उसको लेना जरूरी है, ले सकते हैं। इसी की वजह से जो इंदिरा गांधी जी ने प्रिवी पर्स समाप्त किया था, इसी की वजह से भारत के जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसी की वजह से जो है लैंड एजुकेशन के बाद जो बैंक बनाए गए थे, इसी के बाद जो एजुकेशन सिस्टम जो मजबूत किया गया था, जमीनें ले ली गई और ये आर्टिकल 39B का जो है उल्लंघन नहीं माना गया, उसका अनुपालन माना गया था। उसी को प्रेजेंट न्यायपालिका ने जो है चेंज करने की कोशिश की, सरकारें उसका समर्थन करने लगी। तब पता चलता है कि महीने महीने धीरे 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 कैसे लोग भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं, और जो भारत के संविधान का हत्या करने वाले लोग हैं वो भारत के संविधान को लेकर प्रणाम कर रहे हैं। तब पता चलता है कि शातिर दिमाग वाला व्यक्ति या शातिर दिमाग से चलाने वाले व्यवस्था वाले आदमी कितना चतुर होते हैं कि बड़ी महीने से आपको भावात्मक जो है ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं, आपका भावात्मक शोषण करने का ये रणनीति है कि आपको कुछ भी करते हैं और आप जिस पर नाच कर रहे हैं, जिस पर गर्व कर रहे हैं, उस संविधान के मूल भावना की हत्या भी करते हैं और संविधान को सजाए भी रखते हैं।
उसको जमाए भी रखते हैं, फूलों से भी लाते हैं, संविधान दिवस भी मनाए, सारे के सारे पदाधिकारी संविधान के सम्मान में जो है वो सैल्यूट भी मारे हैं, उस पर जो है बोले भी, और उसी के बाद जो है संविधान पर छोड़ के संविधान में जो बाद में चित्र बनाए गए, वो चित्र में जो है वो वैदिक चित्र भी है, अशोका का भी चित्र है, भगवान बुद्ध का भी है, राम का भी है, उसको हाईलाइट करने के लिए अभी जो है 26 नवंबर को 2 किताबें रिलीज हुई। वो किताब में संविधान कम, संविधान में बाद में जो है जो मूल संविधान बना उसको तो तैयार करेगा, टाइप मटेरियल है, बाद में कोरियोग्राफी हुई, बढ़िया से लिखा गया, सजाया गया। तो सजाने वाली चीजों को हाईलाइट करके ये बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने और खासकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इसका समर्थन किया था। ये 100% झूठ है, ये खुला मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। बाबा साहब ने जिस टाइप राइटिंग मशीन से टाइप करवाया था उसको लेके जो है बॉम्बे में रख के उनका एक फार्म हाउस था, एक छोटा सा घाट था, वहाँ रखा हुआ था। बहुत दिनों तक टाइप राइटिंग मशीन खराब हो गई, सड़ गया। उस पे जो टाइप मटेरियल है वही ओरिजिनल संविधान की कॉपी है, उसी पर सिग्नेचर हुए थे, लेकिन वो पेपर था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इसलिए जो है उसकी 4-5 कॉपियां बनी। फिर ये हुआ कि संविधान सभा में जब हिंदी को राजभाषा मान लिया गया, इसके कभी प्रति हिंदी में अथेंटिक होनी थी, तो हिंदी में निकली, इंग्लिश में निकली, लेकिन ओरिजिनल संविधान पर कोई चित्रकारी नहीं की गई थी। ये कैलियोग्राफी जो है सेकंड प्रतिलिपि कर गई, बहुत अच्छी बात है, कैलियोग्राफी होनी चाहिए, सजाना चाहिए। भारत की संस्कृति, भारत के सभी समाज का, सभी लोगों का, सभी धर्म का, सभी संप्रदाय का उसमें निहित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक धर्म, एक संस्कृति को बढ़ावा देना और दूसरी संस्कृति को उसको दबाना, ये उसको जो छुपाना, उसको हाईलाइट नहीं होने देना, ये भी संविधान के प्रति न वफादारी का प्रमाण है। क्योंकि ये छद्म वफादारी और छद्म राष्ट्रवाद हमेशा समाज और राष्ट्र के लिए घातक होता है। डॉक्टर भी यदि जानता नहीं, यहाँ के डॉक्टर जो है हार्ट का ऑपरेशन करना शुरू कर दे, है डॉक्टर ही पढ़ाई विदेशी है, सत्यानाश हो जाएगा। ये छद्म राष्ट्रवाद, छद्म संस्कृति और छद्म धार्मिकता जो है ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। कि मैं कहीं भी बोल सकता हूँ और कोई भी इसका जैसा नहीं करेगा, जिसमें विवेक होगी, जो परिवार ग्रसित नहीं होगा, जो वफादार और ईमानदार होगा, जिसमें बौद्धिक इंटेलेक्चुअल ईमानदारी है। बौद्धिक बेईमानों का देश और बौद्धिक बेईमानों से भरा हुआ संवैधानिक संस्थाएं कभी किसी राष्ट्र का जो है परमानेंट भला नहीं कर सकती हैं, उस राष्ट्र को कभी जो है ऊंचाइयां नहीं कर सकती हैं। साथियों, आज हमें आपको जो है इस मौके पर संकल्प करने की जरूरत है कि बाबा साहेब की जन्म जयंती मनाते हो या उनके परिनिर्वाण दिवस पर विचार जयंती मनाना चाहते हैं, बाबा साहेब की विराटता को समझना है, बाबा साहेब के उन तत्वों को समझना है जिसकी वजह से जो है बाबा साहेब वैश्विक पर्सनालिटी हैं, सिर्फ भारत की पर्सनालिटी नहीं है। जिन चीजों को छुपाया गया है, हमारी आपकी जवाबदारी है कि हम उसको उभारें, उसको बताएं, ताकि समाज राष्ट्र तो जागरूक हुई, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी या संविधान विरोधी या छद्म राष्ट्र का नाम लेकर छद्म राष्ट्रवादिता को बढ़ावा देने वाले लोग भी जागरूक हो जाएं। समाज जग गया है, समाज जागरूक है, उन चीजों को समझता है, बारीकियों को समझता है, तुम्हारे रणनीति को भी समझता है, तुम्हारे कुनीति को भी समझता है, तुम्हारी कुटिल नीति को भी समझता है। इसलिए आज हमें और आपको जो है संविधान को, जब संविधान की जयकारे लग रहे थे तो मैंने कहा कि एक और भी जोड़ देना चाहिए कि संविधान दिवस नहीं, ये सावधान दिवस भी होना चाहिए। संविधान दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाओ, अच्छी बात है, लेकिन हमें और आपको जो है इसको सावधान दिवस के रूप में भी मनाना पड़ेगा। क्योंकि संविधान करने वाले लोग संविधान की हत्या कुछ इस तरह कर रहे हैं कि उर्दू में शेर है, शेर का भाव में सुना देता हूँ कि कहते हैं कि भाई ये मरीज है ना,
तो इसको जहर देकर मारने की क्या जरूरत है, क्योंकि अपजस तो नहीं लगेगा। तो अच्छा ये है कि इसको वक्त से दवा ही नहीं, जब वक्त से दवा ही नहीं हो तो धीरे धीरे मर जाएगा। मेरे हाथ में जब अपजस नहीं लगे, मेरे ये नहीं बोला कि इसने मार डाला है। तो संविधान की मूल भावना को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत अच्छी तरह से सजा के आर्टिकल 38-39 में रखा है, प्रियम्बल में रखा है, उसको देश में लागू ही नहीं कर और नहीं भी मरेगा तो संविधान किताब में रह जाएगा, संविधान संवैधानिक संस्थाओं में नहीं आएगा, संविधान ऑफिस प्रोसीजर में नहीं आएगा, संविधान जो लोगों के खोपड़ी में नहीं आएगा, संविधान लोगों की चेतना में नहीं आएगा, संविधान लोगों के विवेक में नहीं आएगा। संविधान संविधान करते रहो, फूल माला चढ़ाते रहो, यात्रा निकालते रहो, संविधान की धज्जियां आज उड़ाई जा रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था, देश का कमर्शियल अपॉर्चुनिटी, देश का जो पूरा का पूरा जो औद्योगिकरण है वो चंद हाथों में सिमटता जा रहा है। उद्योग से लेकर जो कमर्शियल जो लाइफ है, कमर्शियल जो सिस्टम है, वाणिज्यिक जो वातावरण है वो चंद हाथों में सिमटता जा रहा है। इस देश का आपको पता है नहीं पता है, इलाहाबाद का ठेका जो निर्माण का विकास का जो है अदानी ग्रुप के कंपनी को मिला है। इंजीनियर्स हमारे को बताते हैं कि वो जो खाली सर्टिफाई करते हैं, सब कुछ बनाते हैं, उनको पेमेंट जो कहाँ से होता पता नहीं है। ठेकेदार को जीएम पोर्टल से जो है ठेकेदारी मिल जाती है, वो ठेकेदार को उन्हें पता नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टर पता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर ये है और ये सब कॉन्ट्रैक्टर इसको मिला हुआ, वो जो काम कराता है उसका सर्टिफिकेशन जो है सरकारी अधिकारी करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, और पेमेंट ठेकेदार को जो है शासन से डायरेक्ट हो जाता है। मतलब ये हुआ ये नहीं पता इंजीनियर को इसका वास्तविक पेमेंट जो है रिसिपिएंट कौन है, लाभार्थी कौन है। और बड़ा ठेकेदार आपने देखा होगा कि हनुमान मंदिर के बगल वाले में बहुत बड़ा बोर्ड लगा था कुछ साल पहले, अदानी विकास का जिम्मेदारी जो है लिखा था, अदानी प्राइवेट लिमिटेड जो है प्रयास डेवलपमेंट, वो लिखा हुआ था। बाद में जब कमेंट हुआ तो पेपर में आया था तो वो बोर्ड हट गया है। इलाहाबाद की सीवेज लाइन का रोड के कंस्ट्रक्शन का ठेका जो है किसी एक वर्ग को मिला, वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर जो है बाजार में काम कर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्ट जो पेमेंट हो रहा है। फिर इसके एनालिसिस से पता चला कि उसको ओवर बिलिंग हो रही है। पूरा का पूरा ठेका जैसे इलाहाबाद के डेवलपमेंट का 15,000 करोड़ रुपया का दिया गया है, तो 10,000 करोड़ रुपये पर काम होगा और 5,000 करोड़ रुपया जो है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, उसका संस्थागत इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, न कैश आएगा न जाएगा। वैसे ही जो है 1,82,000 जो टोल नाके हैं, आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी है कि मुझे नहीं पता है, ये कुछ एक संघ है, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो जो कंपनी बनी जा रही है दिल्ली में, बॉम्बे में, पुणे में, बेंगलुरु में, वो कंपनी का डायरेक्टर कौन है, शेयर होल्डर कौन है, किसी को नहीं पता है। टोल नाके पर कंपनी का नाम रहा, टोल नाके से पैसा कलेक्ट होता है, डायरेक्ट अकाउंट में चला जाता है, फास्टैग के पैसे भी चले जाते हैं, और उसका जो प्रॉफिट है वो किसी संगठन विशेष के लोग लगे हुए हैं, वो उसका पैसा लेके समाज में जो फ्री मिशनरी के रूप में जो है वो प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक का काम कर रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम परमानेंट हो गया है। 1,82,000 टोल नाके का ठेका जिसके पास जाता है। आप लोगों को SC ST OBC की कोई आदमी खड़ा होकर बता दें कि उसके पास उसका ठेका है, मैं मान मानूंगा। SC ST OBC का कोई भी आदमी कहीं खड़ा होकर बता दें तो उन्होंने GM पर्पज से जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में आया है, खड़ा होकर बता दे, वो कहीं ना कहीं किसी का सहारा लेके सब कॉन्ट्रैक्ट लेकर जी सकता है, पूरा मेजर कॉन्ट्रैक्ट ले ले रहा है, उसके जो प्रॉफिट हो रहे हैं। मुझे पता चला है, इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो 200 लड़के चुनाव के टाइम पर किसी पार्टी विशेष का बूथ मैनेजमेंट जो करते हैं, वोट मैनेजमेंट करते हैं, वोटर लिस्ट को जो है डिवाइड गायब कर देते हैं, एक करोड़ वोटर्स को, एक वोट जो बढ़ जाता है, 5% वोट जो शाम को 6 बजे वोटिंग के बाद बढ़ जाता है। ये सारे के सारे जो गेम हो रहे हैं वो 200 एम्प्लॉइज कर रहे हैं, उनका पेमेंट जो अदानी से हो जाता है, अदानी के पेरोल शुरू में डायरेक्ट अकाउंट में पैसा चला जाता है, और वो पैसे जो है वो आराम से बच्चे को पता नहीं है, 6 महीने साल में 2 साल 4 साल की नौकरी के बाद वो लड़का निकल जाता है, तो बाद में डिस्क्लोज करता है कि मैं तो मुझसे पेमेंट कहाँ से मिलता था, लेकिन मुझे नाम ये मिला हुआ था। सब वहाँ से पता चलता है कि इतना बड़ा षड्यंत्र से जो है लोकतंत्र का किडनैपिंग हो रहा है, लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है। हम और आप जो है लोकतंत्र के
अपहरण के शस्त्रजीत गवाह हैं, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि गहरी बात को नहीं जानते हैं, भीतर की बात को नहीं जानते हैं, हम ऊपर की बात को जानते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों की सख्त जरूरत है, जहाँ समाज को आगाह किया जाए, समाज को जागृत किया जाए, राष्ट्र को बचाना है, समाज को बचाना है, इस देश को संवैधानिक राष्ट्र घोषित करना है, इस देश में संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करना है, और संविधान में दिए गए जो उद्देश्य हैं, देश की जब तक ईमानदारी से लागू नहीं होगा, हमें और आपको जो है बौद्धिक रूप से जो है विद्रोह करते रहना चाहिए। हमें जो बौद्धिक रूप से जो है हमेशा सक्रिय और जागरूक रहना पड़ेगा, तब जो है हम लोग कहीं ना कहीं जाके जंग जीतेंगे। नहीं तो ये दिन आने वाले हैं जब 10-20% लोग जो है देश की व्यवस्था अपने हाथ में लेके, देश की अर्थव्यवस्था अपने हाथ में लेके देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। हम और आप जो है लघु होने के रेल के ड्राइवर और इंजन उनके हाथ में रहेगा, डिब्बा के रूप में आप हम रहेंगे, कुछ लोग लैट्रिन रूम के बगल में बैठे रहेंगे, कुछ लोगों और भी वाला जगह होता है वहीं बैठ कर जिंदगी गुजारेंगे। छोटे से मकान में जो है 4-4 लोग जो है 2-4 बहू बेटियाँ भी उसी में रहेंगे, 2 BHK में बहू बेटी भी रहेंगे, वहीं शादी होगी। बगल में जब एक बेडरूम में छोटे से बेडरूम में बहू बेटी शादी होने के बाद आएंगे तो बहू के दिमाग में पहला प्रश्न रहेगा कि बूढ़े माँ बाप मर जाते तो अच्छा रहता, कम से कम हम एक वैवाहिक जीवन सुखी आनंदित ढंग से बिता तो सकते हैं। उसके दिमाग में पहले ही मनोवैज्ञानिक हो जाएगा कि माँ बाप मर जाते हैं तो शांत घर में हटा, नहीं तो धोआ सो रही है, इधर सास सो रही है, इधर हम लोग नए शादीशुदा हैं, हम सो रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था इतनी करती जा रही है, परिणाम में हो रहा है घरों में कलह, समाज में कलह, हम सभी लोग कलाग्रस्त होते जा रहे हैं, हर घर मरीज होता जा रहा है। हम ऐसे राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं जो बीमार राष्ट्र है, कलाग्रस्त राष्ट्र है, सांप्रदायिक भावना से ग्रसित राष्ट्र है, जिसमें सद्भावना नहीं है, जिसमें मैत्री भावना नहीं है, इसमें जातिवाद का घर बन जा रहा है कि जातियों के कैदी लोग अपने बाजार मानने लगे जबकि गुलाम है। ऐसा राष्ट्र पैदा किया जा रहा है, और ऐसे राष्ट्र पैदा करने वाले लोग जो सक्रिय हैं उसमें हमारे लोग जो है निष्क्रिय हैं, और हैं तो उस व्यवस्था को दूषित पालित करने में सक्रिय हैं। इसलिए बाबा साहब का संदेश मुझे आता है कि हमारा समाज उदासीनता का शिकार है, और उदासीनता का समाज ये सबसे पीड़ित दुखी करने वाला एक रोग है। इस रोग को समाप्त करने के लिए ही जन जागरण की जरूरत है, जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत समय लिया, मैं आपका प्रति आभारी हूँ, मैं प्रति आभारी हूँ, शिक्षक वर्ग के प्रति आभारी हूँ, शिक्षक संघ के पदाधिकारी के प्रति आभारी हूँ, अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनके प्रति आभारी हूँ, माननीय संदीप यादव जी, सुरेंद्र यादव जी, ऐसे तमाम लोग हैं उनके प्रति आभारी हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आए हैं, डॉक्टर विक्रम खन्ना हमारे बहुत अतीत है, बहुत प्रिय हैं, तो बहुत कुछ खुल के बोलना चाहते थे, मैंने तो संकेत दिया है, क्योंकि कभी कभी सोचना पड़ता है कि कब और क्या और किस संकेत से जो बात को कहनी पड़ती है। कभी गुलाम होता है कि जो क्रांतिकारी होता है उसका खून खोलता है, मैं ये कहता हूँ खून नहीं बौद्धिक खून खोलना चाहिए। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।